સાથે જ આઈપીઓની ફૂલ ફ્લેજ સિઝન ચાલી રહી છે અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની પીબી ફિનટેક લિમિટેડ કે જેનો આઈપીઓ જે છે તે આવી રહ્યો છે. પીબી એટલે પોલિસી બાજાર, પૈસા બાજાર, જે આપણે જાણીએ છીએ, જાણીતી વેબસાઇટ્સ છે, તેની હોલ્ડિંગ કંપની છે. અને આના પર વધુ વાતચીત કરીએ પીબી ફિનટેક લિમિટેડના ચેરમેન અને સીઈઓ યાશિશ દહિયા અને હોલ टाइम डायरेक्टर અને सीएफओ आलोक बंसल આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. याशिश, आलोक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले तो याशिश, आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं. हम कंपनी को और थोड़ा सा बेहतर जानते हैं. क्या बिजनेस मॉडल, क्या रेवेन्यू मॉडल है और ये कंपनी जो है बेसिकली क्या काम करती है? याशिश. देखिए, जो भारत में मिडिल क्लास है, जो कि काफी बड़ी है और बढ़ती जा रही है हर रोज, उनके पास इस समय हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और उसके सिवाय कोई और समाधान नहीं है कि अगर जो मेन कमाई का इंसान है, अगर उसको कुछ हो जाए या फिर किसी और को फैमिली में कोई बीमारी हो जाए, तो उस सिचुएशन में उनके पास कोई समाधान नहीं है कि किस तरह से उसका जो इम्पैक्ट होगा, पैसों पर जो इम्पैक्ट होगा, जो लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट होगा, वो कैसे हैंडल किया जाए. और ये सॉल्व करने के लिए हम लोग पिछले 13 साल से कस्टमर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता. और हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है, हम एक ब्रोकर हैं, और जब लोग पॉलिसी खरीदते हैं तो हमें कुछ पैसे मिलते हैं उसमें, और वो हमारा रेवेन्यू सोर्स बनता है. इससे हम अपने सारे खर्चे चलाते हैं, जिससे हमारा मार्केटिंग कॉस्ट होता है, ब्रांडिंग कॉस्ट होता है, हमारा सेलिंग कॉस्ट होता है, ये हम सारे खर्चे उसमें से चलाते हैं. और हमारे ये सब खर्चे मिला के हम तकरीबन 40% के करीब पैसा बनाते हैं. उसमें से हमें अपने फिक्स्ड कॉस्ट का ध्यान रखना होता है. फिक्स्ड कॉस्ट में मैं आता हूँ, आलोक आते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी टीम आती है, 600 लोगों की टेक्नोलॉजी टीम है, प्रोडक्ट टीम है. तो इन बिजनेसेस में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे स्केल बढ़ता है तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट आपके रेवेन्यू के सामने छोटे पड़ने लग जाते हैं और आपका मार्जिन ठीक ठाक होता है, तो उसी से प्रॉफिट आते हैं ज्यादातर. ये हमारा बिजनेस मॉडल है कि हम पहले लोगों को समझाएं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए. जब वो लेने का उनका मन हो, जब वो हमारी साइट पे आए, तो उन्हें हम सारे ऑप्शन दिखाते हैं कि भाई ये सारे ऑप्शन हैं, ये आपके लिए सही रहेगा या आपके लिए गलत रहेगा, ताकि वो अपनी चॉइस बना सकें. और जब वो खरीदते हैं तो किसी भी ब्रोकर की तरह हमें भी कुछ पैसे मिलते हैं. ठीक है सर, बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में आपने समझाया है कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है. अब आलोक जी, आपके पास आते हैं. ओएफएस और फ्रेश इश्यू दोनों ही आप लेकर आते हैं. इनके डिटेल्स के बारे में हमें समझाइए ज़रा. और ये जो फंड्स आप फ्रेश इश्यू के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या यूज़ रहेगा? हमारा पूरा जो ये आईपीओ का प्रोसीड्स है वो करीब करीब 5,700 करोड़ के आसपास है, जिसमें 3,750 करोड़ तो प्राइमरी रेज है जो कंपनी के अंदर आएगा, और बाकी करीब करीब 1,950 करोड़ के आसपास मान लीजिए जो सेकेंडरी रेज है, जिसमें से 1875 तो सॉफ्ट बैंक है जो अपना एक छोटा सा पोर्शन बेच रहे हैं, और बाकी कुछ इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग यशीश और मेरे को मिला के. जो कंपनी में आएगा उसके 4 मेन पर्पज हैं. देखिए, एक उसको हम कस्टमर अवेयरनेस, जो यशीश भी बता रहे थे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे. वो हम करते भी आ रहे थे पास्ट में, बट उसको हम कम नहीं करना चाहते. अगले 3-4 साल के लिए वी कंटिन्यू टू फोकस दोनों ही चीजें, ऑनलाइन भी और जो हमारा ब्रांड स्पेंड होता था उस पर भी. दूसरा है हमारा, आज की तारीख में कस्टमर जब हमारे पास आता है तो वो ऑनलाइन तो खरीद ही सकता है, वो हमारे कॉल सेंटर से बात कर सकता है. ओवर टाइम हमने देखा कि अगर कॉल सेंटर के अलावा उसको और ऑप्शन मिले, चैट का ऑप्शन मिले, वीडियो चैट का ऑप्शन मिले, तो और अच्छी कन्वर्जन होती थी. तो हमने कहा कि चलिए उसके शहर में एक छोटा सा फिजिकल प्रेजेंस बनाएंगे. तो ये छोटे छोटे ऑफिस खोलेंगे हम ओवर टाइम अगले 2 साल 3 साल में, जहाँ पे या तो कस्टमर हमारे पास आ जाए या हम कस्टमर के पास चले जाए, लेकिन उसको पहले वेबसाइट पे आना होगा, और एक सर्विस का एक लेवल जो है उसे बदल सकता है और कन्वर्जन बदल सकते हैं. तो हमने उसके लिए कुछ अमाउंट को डेडिकेट किया है. ऐसे ही हमने 2 साल पहले दुबई का ऑफिस चालू किया था. अब हमारे को थोड़ा सा समझ में आ गया है वो मार्केट कैसा है, वहाँ के डायनामिक्स क्या है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं. तो कुछ पैसा हमने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के नाम पे रखा है, जिसमें अभी तक केवल दुबई है और यूएई है, बाकी कुछ नहीं है. और चौथा जो रखा है हमने कुछ इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशंस के नाम पे रखा है, जहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे अभी तक हमने सारा का सारा जो हमारा टेक स्टैक है, सारी कैपेबिलिटी जो है वो इन हाउस डेवलप की थी. लेकिन जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ रहा है, हमें एक चीज समझ में आई कि हमारे अलावा जो बाहर कंपनीज हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज हो, आईपी हो,
टीम्स हों जिनको हम अपने यहाँ पर चाहे पॉलिसी बाजार में या पैसा बाजार में यूज कर सकते हैं, तो उससे हमको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। तो हम एक इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशंस के नाम पे हमने थोड़ा सा मनी डेडिकेट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए कुछ एक्वायर करेंगे। इंटेंशन बहुत क्लियर है, कैपेबिलिटी एक्वायर करनी हो, कैपेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करना हो तो हम करेंगे। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे मनी रेज जो कर रहे हैं उसके। ठीक है सर। आशीष, आपके पास आना चाहेंगे, कंज्यूमर सेंटिमेंट कैसे देख रहे हैं पोस्ट कोविड? हम देख रहे हैं ग्रेजुअली दिवाली की शॉपिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया हो रही है, चाहे क्रेडिट कार्ड्स हो, इंश्योरेंस हो, और बाकी भी हम देख रहे हैं ओवरऑल भी काफ़ी अच्छे से अब लोग फिर से बाहर आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आपका टेक इस पर क्या है आशीष? देखिए, जहां तक इंश्योरेंस की डिमांड का सवाल है, कोविड के कारण लोगों को काफी समझ में आया है कि जो मैं बात बोल रहा हूं ये कोविड से पहले थोड़ी सी लोगों को कम समझ में आती थी, अब थोड़ी ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि कोविड के दौरान जब मिडिल क्लास को हॉस्पिटल वगैरह में तकलीफ हो रही थी, तो देखा है कि भाई इस समय इंश्योरेंस होती तो अच्छा रहता, और लाइफ इंश्योरेंस का भी यही हाल था। तो ओवरऑल डिमांड बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो कोविड से पहले लोग आते थे इंश्योरेंस खरीदने के लिए, जो कोविड के बाद आ रहे हैं, वो कोविड के बाद ज्यादा है और खरीदारी भी ज्यादा हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो पब्लिक कॉन्शियंस है उसमें इंश्योरेंस ने एक जगह पकड़ी है। अब ये कितने साल रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा।